हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी IM विथ NL स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम गणित की जो श्रृंखला चला रखी है उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नावली साझा लेकर आए हैं। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे और इसमें हमें सफलता भी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों। हाँ दोस्तों, अपने सपनों में जान है, इसलिए गणित भी हमारे हाथ में है और गणित में हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बस जुड़े रहिए। जिसने भी खुद को खर्च किया है, अर्थात गणित अगर हमें समझना है तो गणित के प्रति हमें समर्पित भी होना चाहिए और होना पड़ेगा। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की साझा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके बारे में। साझा आखिर क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना धन लगाकर मिलकर संयुक्त रूप से जो धन व्यापार में लगाते हैं या व्यापार करते हैं, वह साझा या पार्टनरशिप या साझेदारी कहलाता है दोस्तों। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति, चाहे 3, 4, 5 कितने भी हों, अपना धन लगाकर अपने पूंजी लगाकर संयुक्त रूप से निश्चित समय के लिए व्यापार करते हैं, उसी को हम साझा कहते हैं। साझेदार कौन होते हैं इसमें? वे व्यक्ति जो मिलकर व्यापार करते हैं। मान लीजिए कै खे गे घे 4 व्यक्तियों ने मिलकर व्यापार किया है, तो ये चारों व्यक्ति क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। व्यापार में साझेदार कौन कौन है? A, B, C और D। इस प्रकार से साझेदार जो साझे में पूंजी लगाते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। पूंजी क्या होती है? साझेदारों द्वारा लगाई गई धनराशि। साझेदार होते हैं वो अपने हिस्से की धनराशि लगाते हैं, वह धनराशि ही पूंजी कहलाती है। एक होता है समतुल्य पूंजी। ये बहुत बार आता है दोस्तों। समतुल्य पूंजी समझना हमें जरूरी है। किसी व्यापार में साझेदारों द्वारा अलग अलग समय के लिए कई बार अलग अलग पूंजी लगाई जाती है। इस स्थिति में इकाई समय के लिए लगाई गई पूंजी को समतुल्य पूंजी कहते हैं। कई बार क्या होता है, एक तो यहाँ निश्चित समय बोला था मैंने, साझेदार होते हैं वो निश्चित समय के लिए अपनी अलग अलग पूंजी लगाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, आगे इसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या और करेंगे। और कई बार क्या होता है, अलग अलग पूंजी लगाई जाती है लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाई जाती है। अलग अलग पूंजी है और समय भी अलग अलग है, तब उनको एक निश्चित अनुपात में समय और पूंजी का गुणनफल करके एक निश्चित इकाई ज्ञात की जाती है, वह समतुल्य पूंजी कहलाती है। जैसे A ने 100 रुपये लगाए 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। B ने 200 रुपये लगाए 3 महीने के लिए। तो एक ही पूंजी, समतुल्य पूंजी ज्ञात करने के लिए 100 को 4 से गुणा करो, 100 चौके 400। इसी प्रकार B की पूंजी ये गुणा करने के बाद कितनी आती है? 3 2 6, 600 रुपये। अब समतुल्य पूंजी क्या हो गई? A और B की। A अनुपात B बराबर है इनकी पूंजी 400 अनुपात है 600। ये समतुल्य पूंजी कहलाती है। सक्रिय साझेदारी। जब कोई साझेदार व्यापार की देखभाल करता है, कई बार क्या होता है, ABCD या राम श्याम रहीम कोई भी हैं साझेदार होते हैं, वे समान रूप से पूंजी लगा देते हैं। पूंजी लगा दी लेकिन काम सिर्फ एक व्यक्ति संभालता है उनमें, चाहे कोई भी है। तो जिस व्यक्ति के हाथों से वो काम होता है,
अर्थात जो व्यक्ति उस लगाई गई पूंजी या उस लगाए गए व्यापार को सक्रिय रूप से करता है, अन्य दो तो पूंजी लगाकर चले गए अपने अपने अलग धंधों में, कहीं दूर चले गए, यानी साझेदारी में सिर्फ पूंजी लगाई है उन्होंने। तब जो व्यक्ति काम करता है वह क्या कहलाता है? सक्रिय साझेदार कहलाता है। उसको सक्रिय साझेदारी की अलग से पूंजी भी मिलती है, तनख्वाह भी मिलती है। जब कोई साझेदार व्यापार की देखभाल करता है, काम धाम एक व्यक्ति करता है, तो वह सक्रिय अथवा कार्यकारी साझेदार कहलाता है, काम करने वाला कहलाता है। अन्य तो दो पूंजी जरूर लगाई थी लेकिन वो चले गए पूंजी लगाकर, हिस्सा उसका डिवाइड हो जाएगा लेकिन काम नहीं कर रहे हैं वो, तथा उसको मिलने वाली अतिरिक्त राशि सक्रिय साझेदारी कहलाती है। एक व्यक्ति जो काम करेगा उसको उस काम के बदले अतिरिक्त रूप से राशि भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, तो वो कहलाती है सक्रिय साझेदारी की राशि। ऐसी स्थिति में कुल लाभ में से सक्रिय साझेदारी की राशि को घटाकर शुद्ध लाभ ज्ञात करके उसमें से प्रत्येक का लाभ ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए ABC ने व्यापार किया था और वर्ष के अंत में कुल लाभ हो गया 1000 रुपये। अब AB ने तो सिर्फ पूंजी लगाई लेकिन वो उन्होंने काम नहीं किया, जबकि C उस व्यापार को संभाल रहा है, उस व्यापार में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कौन? C। तो उस C को काम के बदले मान लीजिए 400 रुपये उसके काम के अलग से दे दिए गए, निर्धारित किए गए हैं कि 400 रुपये आपको अलग से दे देंगे, आप ये काम खुद कीजिए। तो C को 400 रुपये जो मिलेंगे अलग से, वो इस 1000 में से सर्वप्रथम घटा देंगे। 400 रुपये C को देने के बाद ये C अपने जेब में डाल लेगा 400 रुपये, अब बचे 600 रुपये। ये शुद्ध लाभ है। लाभ 1000 रुपये हुआ था लेकिन C क्या था? सक्रिय साझेदार था और उसको सक्रिय साझेदारी की राशि 400 रुपये मिली, तो वो इस कुल लाभ में से घटा देते हैं, अर्थात 400 रुपये C को दे दिए, C ने अपने जेब में डाल लिए। अब जो शेष बचे हैं 600 रुपये, इसमें से तीनों का, C का भी इसमें हिस्सा है, C का, A का और B का, तीनों का हिस्सा है 600 रुपये में। अब इसको डिवाइड करने के लिए 3 का भाग लगाते हैं, तो प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिले? 200 रुपये। प्रत्येक को 200 रुपये मिले। तो अब देखिए A के पास कितनी पूंजी, कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि A को कितना धन मिला या A का लाभ ज्ञात कीजिए, तो A का लाभ कितना हुआ? 200 रुपये। B का लाभ 200 रुपये, लेकिन C का लाभ कितना है? 200 रुपये तो यहाँ और 400 रुपये उसके सक्रिय साझेदारी वाली राशि है, तो कुल मिलाकर C को कितने रुपये मिले? 600 रुपये। 1000 में से C का हिस्सा कितना है? 600 रुपये, A का 200 रुपये, B का 200 रुपये। इस प्रकार से सक्रिय साझेदारी के सवाल आते हैं दोस्तों कई बार। आगे देखिए निष्क्रिय साझेदार। अभी ऊपर जो हमने सक्रिय साझेदारी की व्याख्या समझी है, उसमें A और B दोनों ने काम नहीं किया था, काम सिर्फ C ने किया था, तो A और B क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय, यानी वो सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। बस ऊपर वाले उदाहरण में ही हम समझ चुके हैं। जब कोई साझेदार किसी व्यापार में केवल पूंजी लगाता है जबकि देखभाल नहीं करता, तो वह निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। ABC में ऊपर वाले उदाहरण में इसमें AB निष्क्रिय साझेदार जबकि C सक्रिय साझेदार है, क्योंकि C ने काम को संभाला, काम की देखभाल की है। सरल साझेदारी। सरल साझेदारी में क्या होता है? इस साझेदारी में सभी साझेदार अपनी पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं तथा उनका लाभ का बंटवारा भी पूंजी के अनुपात में होता है। पूंजी समान समय के लिए लगाई जाती है, अर्थात समय चाहे 12 महीने, चाहे 8 महीने, चाहे 6 महीने या 1 दिन, जो भी है, समय समान है। तो समान समय के लिए जब पूंजी लगाई जाती है तो लाभ या हानि जो भी है उसका बंटवारा सिर्फ और सिर्फ पूंजी के अनुपात में किया जाता है, क्योंकि समय समान है तो समय की गणना नहीं की जाती है। हाँ, अगर समय समान नहीं है जबकि पूंजी समान है तो समय के अनुपात में बंटवारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो समान है, चाहे पूंजी है चाहे समय, जो समान है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है,
अनुपात ज्ञात करने के लिए, उनके लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए जो निश्चित अनुपात ज्ञात किया जाता है वह जो अलग अलग भाग है, चाहे पूंजी का है चाहे समय का, उनके अनुपात में बंटवारा किया जाता है। और दोनों ही अलग अलग है तो दोनों का गुणा करके फिर उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है और फिर साझे में प्रत्येक की साझेदारी ज्ञात की जाती है। आगे देखिए, मिश्रित या जटिल साझेदारी, यही आ गया जो हमने पीछे पढ़ा है। मिश्रित या जटिल साझेदारी का मतलब होता है इस साझेदारी में सभी साझेदार अपनी अपनी पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। इस प्रकार की साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाता है। किस प्रकार से, मान लीजिए ए ने 100 रुपये लगाए, कितने समय के लिए, 5 माह के लिए, तो 5 से गुणा कर दो। बी ने 200 रुपये लगाए 3 माह के लिए, 3 से गुणा कर दो। अब 100 का और 5 का गुणा किया 500 अनुपात 200 और 3 का गुणा किया 2 तिया 6, 600। इस प्रकार से ये जटिल यानी पूंजी अलग अलग है, इसके 100 रुपये थे, इसके 200 रुपये, समय भी अलग अलग है, इसके 5 महीने और इसके 3 महीने। तो जब समय और पूंजी दोनों अलग अलग होते हैं तब दोनों का गुणनफल करके जो गुणनफल आता है, दोनों का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसी गुणनफल के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। आगे इसको सरल अनुपात में भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ये कटते हैं 2 0 से 2 0 कट के 5 अनुपात 6। ये दोस्तों अनुपात समानुपात नहीं है, ये साझेदारी के सवाल हैं, लेकिन लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए एक अनुपात निश्चित किया जाता है, उसके आधार पर लाभ हानि का बंटवारा होता है। दान, आगे देखिए, दान में दी गई राशि को कुल लाभ में से घटाकर शेष राशि में से लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। जिस प्रकार से सक्रिय साझेदारी कुल लाभ में से हमने घटाई थी, ठीक उसी प्रकार से जो भी दान दिया जाता है उसको कुल लाभ में से पहले घटा देते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये का लाभ हुआ, उसमें से 300 रुपये दान दे दिए, तो जो दान दिया गया है उसको सबसे पहले घटाओ। 300 रुपये घटाने के बाद कितने बचे, 700 रुपये। अब इस 700 रुपये में से लाभ हानि का बंटवारा होगा, क्योंकि दान दिया गया है वो सभी के हिस्से का दान था, तो दान दिया गया, वो दान अलग कर लिया पहले। लाभ हानि का बंटवारा करने की 3 स्थितियाँ बताई गई हैं दोस्तों, और इन 3 स्थितियों के आधार पर हम अलग अलग लाभ हानि का बंटवारा करने से संबंधित उदाहरण समझेंगे। जैसे पहला है, साझेदारों द्वारा समान समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाना। वैसे तो इनके बारे में हम मोटा मोटी समझ चुके हैं। साझेदारों द्वारा समान समय के लिए, समय समान है और पूंजी अलग अलग, तो मैंने आपको पीछे बताया था अगर पूंजी अलग अलग है तो सिर्फ और सिर्फ पूंजी लिखने की आवश्यकता, पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा कर लिया जाएगा। दूसरा है, साझेदारों द्वारा अलग अलग समय के लिए समान पूंजी लगाना। अगर पूंजी समान है तो पूंजी को मत लिखो, सिर्फ समय लिख दो। अलग अलग समय है तो इस समय के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा होगा। तीसरा है, साझेदारों द्वारा अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाया जाना। जैसे कि इस मिश्रित या जटिल साझेदारी में हमने समझा था, वही साझेदारों द्वारा अलग अलग पूंजी लगाई जाती है और अलग अलग समय के लिए लगाई जाती है। तब क्या करते हैं, पूंजी और समय दोनों का गुणा किया जाता है और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसी के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। आगे एक एक करके हम इनसे संबंधित उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला, साझेदारों द्वारा समान समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाना। समय समान है और पूंजी अलग अलग है, तब कैसे हल किया जाता है। कै खे गे, इन्होंने 1500 रुपये, 1800 रुपये और 2100 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। देखिए, पूंजी अलग अलग है, 1500, 1800, 2100 पूंजी अलग अलग है। यदि वर्ष के अंत में, ये देखिए यहाँ समान समय समान आ चुका है, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब सभी के लिए 12 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 900 रुपये का लाभ हुआ, तो गए का लाभ ज्ञात कीजिए। 900 रुपये का कुल लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में उन्हें 900 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो गए का लाभ ज्ञात कीजिए।
अब सबसे पहले तो हम पूंजी का अनुपात है वो लिखते हैं। एक तो क्या है, एक है ख और एक है ग। अब 1500 रुपये, 1800 रुपये और 2100 रुपये। तीनों के आगे अगर कटते हैं तो काट दो। ये कटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, फिर और डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 से कटते हैं, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। इस प्रकार से तीनों का अनुपात क्या आ चुका है, पूंजी का अनुपात है। ये तीनों की जो पूंजी है उस पूंजी का अनुपात क्या है, 7 6 और 5। कितने हो गए, 7 6 13 और 5 18। अनुपातों का योग या अनुपातों का योग देखिए कितना है, 5 + 6 + 7 कितना, 18। अब ग का लाभ ये पूछा है, ग का लाभ है और कुल लाभ ये दो दे रखे हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं एक ट्रिक समझ लो एक प्रकार से, वो चाहे आप प्रतिशत हल करो, चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं, तो उनमें एक तो मान दिया हुआ होता है और दूसरा ज्ञात किया जाता है। तो जो दे रखा है वो लिखो। पहले क्या दे रखा है, कुल दे रखा है, चाहे लाभ है चाहे कुछ भी है। तो एक तरफ है कुल का मान लिखो और दूसरी तरफ है ग का लाभ ज्ञात करना है, तो ग लिख दो। एक तरफ कुल लिख दिया, एक तरफ ग लिख दिया। अब है कुल और ग अनुपात भी हमें ये दो ही लिखने बस, क्योंकि यहाँ प्रश्न में वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 900। एक लाइन हम लाभ की लिख देंगे, 900 रुपये क्या है, कुल लाभ, जबकि ग का लाभ हमें ज्ञात करना है। ग का लाभ क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक, इसके नीचे अगर ये कुल है तो अब पहले तो ये लाभ की लाइन, अब की बार है अनुपात की लाइन। अब कुल अनुपात कितना है, कुल अनुपात है 18, अनुपातों का योग 18 है। और ग का अनुपात यहाँ देखिए ग लिखा है, तो ग का अनुपात कितना है, इन तीनों में देखिए 7 लिखा है। आ गया, ग का अनुपात 7, कुल अनुपात 18। ग का लाभ ज्ञात करना, कुल लाभ 900। बस इतने में हमारा सवाल है कंट्रोल में आ गया। कैसे, अब इनको वज्र गुणा जिस प्रकार से करते हैं ना तिरछा, उस आधार पर देखिए इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। इस प्रकार से गुणा करने पर जिसका हमें मान ज्ञात करना उसका गुणा किसके साथ है वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे ये ग का ये खाना ज्ञात करना और इस खाने का गुणा 18 से हुआ तो 18 को नीचे रखना है, बाकी ऊपर। 900 का 7 से गुणा, तो 900 गुणा 7 बराबर 900 गुणा 7 बट्टे 18। ये कटते हैं, 9 से कटते हैं 18 5 90, 50 से कट गए। 50 का 7 का गुणा करने पर 7 5 35, 350 रुपये ये ग का लाभ आ गया। तो कोई भी सवाल हो, एक मान दिया हुआ मिलेगा वो लिख दो पहले तो, और दूसरा ज्ञात करना है वो लिख दो। और सिर्फ इन दो के अनुपात ही हमें यहाँ लिखने। इस खाने में 4 खाने बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4। एक तो लाभ का खाना या पूंजी का खाना भी हो सकता है, कई प्रश्नों में घुमा देते हैं प्रश्न सवाल को। तो ये लाभ का खाना और ये अनुपात का, एक अनुपात वाला खाना तो निश्चित आएगा। और फिर इनको कई बार समस्या आ जाती है कि नीचे कौन सा आएगा ऊपर कौन सा
आएगा अनुपातों में, तो तिरछा गुणा ऐसे निशान लगा दो, जो ज्ञात करना उसके साथ गुणा हुआ है वो संख्या हमेशा नीचे आएगी। जैसे ग ज्ञात करना है, ये ग का लाभ ज्ञात करना है, ये खाना ज्ञात करना है, इस खाने का 18 के साथ गुणा हुआ है तो ये 18 हमेशा नीचे आएगा। अगला प्रश्न देखिए, साझेदारों द्वारा अलग अलग समय के लिए समान पूंजी लगाना। अब की बार पूंजी समान है जबकि समय अलग अलग है। कै खे गै ने एक मशीन किराए पर ली जिसका उन्होंने 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन तक उपयोग किया, तो समय अलग अलग आ गया। मशीन का कुल किराया 12,600 रुपये है, तो प्रत्येक का किराया ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिए। अब ए का अनुपात कितना है? 7 दिन। पूंजी नहीं लिखनी हमें क्योंकि पूंजी समान है। 7 दिन। बी का कै खे गए, सॉरी ए बी सी नहीं है, कै खे और गए। कै 7 दिन, खे 5 दिन और गए 9 दिन। अब तीनों का यहाँ कुल दे रखा है, कुल किराया, तो कुल अनुपात याद करो। कुल अनुपात यह अनुपातों का योग है। कुल अनुपात आ गया 7 5 12, 12 और 9 21 होते हैं, 21 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना? प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का किराया ज्ञात करना है। अब की बार कै खे गए तीनों का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कै का मान ज्ञात कर लेते हैं। और ये देखो कुल किराया, ₹12,600। तो सबसे पहले कै का हिस्सा, कै का किराया ये ज्ञात करना है हमें। ये ज्ञात करने के लिए जो कै का अनुपात है, ये देखिए कै का अनुपात कितना? 7। तरीका वही है जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, उसमें हमने गै का लाभ ज्ञात किया था, तो गै का अनुपात हमने ऊपर लिखा 7 है, और दूसरा था जो गै से गुणा हुआ था, गै के लाभ से गुणा हुआ था 18 का, यानी कुल अनुपात वो नीचे लिखा था। सेम उसी तरीके से आप सारणी बनाकर देख सकते हैं। कै का लाभ ज्ञात करना है या कै का किराया ज्ञात करना है, तो कै का अनुपात इन तीनों में से कौन सा है? 7 है, ये ऊपर लिखेंगे। कै का अनुपात ऊपर लिखो और बट्टे कुल किराया दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे, गुणा जो भी किराया है 12,600 रुपये। अब ये कटते हैं, इक्कीस छिका कितने होते हैं? 21 छिका 126 और 6 7 42। ये तो आ गया कै का। इसी प्रकार खे का किराया, खे का किराया ज्ञात करना है तो खे का अनुपात ऊपर लिखो। खे का अनुपात कितना है? 5 बट्टे कुल किराया दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे रखो 21 और गुणा 12,600। 21 छिका 126, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये। अब गै का लाभ, गै का किराया कितना है? गै का किराया ज्ञात करने के लिए गै का अनुपात है 9 ऊपर लिखेंगे, बट्टे कुल किराया दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे
गुणा 12,600। नौ छिके 54। इस प्रकार से तीनों का अलग अलग किराया आ गया। कई बार जांच करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सवाल तो हो गया, वैसे जांच कर लो क्या पता हमारा सही आया या गलत। तो इनका योग करके देख लो, 4,200, 3,000 और 5,400 का 2 शून्य, 2 और 4 6, 5 3 8, 4 12, 12,600 रुपये तीनों का, इसका और इसका, तीनों का योग 12,600 रुपये आ चुका है, अर्थात हमारा सवाल सही है। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क, ख और ग ने मिलकर एक व्यापार किया। क ने 5,200 रुपये लगाए 5 माह के लिए, ख ने 3,000 रुपये लगाए 6 माह के लिए, ग ने 4,000 रुपये लगाए 4 माह के लिए। अब देखिए ऊपर की लाइन क्या है, साझेदारों द्वारा अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई जाती है। दो तो हमने समझ लिए, अलग अलग पूंजी समान समय के लिए और समान पूंजी अलग अलग समय के लिए। अब की बार अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए है। तब क्या करते हैं, यदि वर्ष के अंत में 2,400 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। अब अलग अलग पूंजी है अलग अलग समय के लिए और वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है तो हमें कुल अनुपात भी ज्ञात करना पड़ेगा। क अनुपात ख अनुपात ग, पाँच 5,200 गुणा 5, 5,200 का 5 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 5 दूआ 10, 5 दूआ 10 है और 5 5 25, 5 5 25 और 1 26, 26,000 आते हैं। 5,200 का 5 से गुणा कर दो, कितने 26,000 आ गए। तो यहाँ मैं सीधा 26,000 लिख रहा हूँ। अनुपात ख का 3,000 रुपये 6 माह के लिए, 6 तिये 18, 18,000 रुपये। अनुपात ग ने 4,000 रुपये 4 माह के लिए लगाए, 4 चौके 16, 16,000 रुपये। अब 3 शून्य, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा क्या 26, 18 और 16, ये कटते हैं 2 से, 13 दूआ 26, अनुपात 9 दूआ 18 और 8 दूआ 16। कुल अनुपात कितना आ गया, कुल अनुपात है 13 और 9 22, 22 और 8 30, कुल अनुपात 30 आ गया। अब हमें अलग अलग क का लाभ ज्ञात करना, क का लाभ बराबर है, क का लाभ ज्ञात करना तो क का अनुपात ऊपर रखो, क का अनुपात कितना 13 बट्टे। अब यहाँ वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है, अगर कुल लाभ दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे, अगर ग का अनुपात ग का लाभ दे रखा है तो ग का अनुपात नीचे। यहाँ कुल लाभ दे रखा है तो कुल अनुपात 30 ये नीचे रखेंगे, गुणा कितना 2400, कटते हैं तो काट दो, 3 8 24, ऐसे से कट गए। अब
13 और 80 का गुणा करने पर 13 8 104, 1040 रुपये क का लाभ। इसी प्रकार से ख का लाभ ज्ञात करना है। जिसका भी लाभ ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर रखो। ख का लाभ ज्ञात करना है तो ख का अनुपात 9 ऊपर बटे कुल लाभ दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे 30 गुणा कुल लाभ 2400 रुपये। 30 का 2400 में भाग कितने बार जाता है? 80 बार। 9 8 72, 9 का और 80 का गुणा करने पर 720 रुपये। इसी प्रकार से ग का लाभ ज्ञात करना है तो ग का लाभ ज्ञात करने के लिए ग का अनुपात कितना 8 बटे कुल अनुपात कितना 30 गुणा 2400। ये कटते हैं फिर 80 से। 80 का 8 का गुणा किया 8 8 64, 640 रुपये। ये तीनों का अलग अलग लाभ आ गया। प्रत्येक का लाभ पूछा ना, क्या ये सही है? हम जांच कर लेते हैं। 4 2 6 4 10 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14, 1 1 2, 2400 रुपये। इनका योग आ गया। 2400 रुपये था ना हमारा कुल लाभ। इस प्रकार से वैसे ज्ञात करने की आपको बार बार आवश्यकता नहीं होती है। आप मैंने बता दिया, जांच कर लिया करो कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 3 प्रकार के नियम बताएं। इनके अलावा भी कई बार घुमा फिरा कर प्रश्न दे देते हैं। किस प्रकार से? जैसे ये प्रश्न लिखा है, राम और श्याम ने मिलकर 2600 रुपये में एक गाड़ी किराए पर ली। कुल किराया कितना? 2600 शुरू में लिख दिया है। पिछले सवालों में लिखा था कि कुल लाभ इतना, कुल किराया इतना। अब की बार ये किराया कुल है, लेकिन लिखा कैसे है देखिए, राम और श्याम ने मिलकर 2600 रुपये में एक गाड़ी किराए पर ली। तो ये किराया सबसे पहले लिख दिया। कुल किराया कितना है? 2600 रुपये। यदि राम 24 घंटे व श्याम 26 घंटे गाड़ी का प्रयोग करता है तो राम को कितने रुपए देने पड़ेंगे? राम ने और श्याम ने अलग अलग समय के लिए, समय अलग अलग है ना, 24 घंटे और 26 घंटे। तो यहाँ 24 और ये 26। श्याम ने 26 घंटे प्रयोग किया। 2 से कटते हैं ये, 12 दूआ 24 और 13 दूआ 26। 2 से कटते हैं तो 2 का भाग लगा दो दोनों में अलग अलग। अब कुल अनुपात कितना आ गया? ये कुल किराया, तो हमें कुल अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। कुल अनुपात बराबर है 13 और 12 का जोड़ कितना आ गया? 25। 2 3 5 1 1 2 25 आ गया। और कुल किराया कितना दे रखा है? कुल किराया 2600 रुपये। अब राम का किराया, तो राम को कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिर्फ राम का पूछा है। राम का किराया बराबर है, राम का किराया ज्ञात करना है तो राम का अनुपात ऊपर। राम का अनुपात कितना है? 12। 12 ऊपर लिख दिया बट्टे कुल किराया दे रखा है तो कुल अनुपात नीचे 25। ये देखिए कुल अनुपात कितना है? 25 गुणा 2600 रुपये। कटते हैं तो काट दो। 25 का 25 बच गया 1। 25 चौके 100, 104 से कट गए।
12 चौके 48 गुणा करेंगे 12 का 104 से, 12 चौके 48 और 12 का 12, 1248 रुपये आ गया। अगला प्रश्न देखिए, राम और श्याम ने मिलकर एक चरागाह 300 रुपये प्रति माह की दर से महीने दे रखा 300 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया, तो कुल कितना किराया हो गया 300 रुपये एक महीने के, 10 महीने के शुरू में दे रखा कुल आ गया, ये कुल किराया कितना बन गया 300 गुणा 10 बराबर 3000 रुपये। उसमें राम की गायें 10 गायें 9 महीने के लिए चरती हैं, तो श्याम शेष माह में कितनी गायें चराए ताकि उसे राम से 600 रुपये कम किराया देना पड़े। अब राम का किराया जितना भी है उससे कम किराया देना पड़े। ये देखिए, सबसे पहले तो उनके किराए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए कुल किराया कितना है, कुल किराया बराबर है 300 प्रति माह और कुल 10 महीने बराबर 3000 रुपये आ गया। कुल किराया 3000 रुपये, उसमें राम की 10 गायें, ये तो बीच में 10 गायें किसकी कितनी गायें छोड़ दो, पहले ये देखिए कितनी गायें चराए ताकि उसे राम से 600 रुपये कम देना पड़े। श्याम को राम से 600 रुपये कम देने पड़ते हैं, तो 3000 रुपये में से राम का किराया कितना है, श्याम का किराया कितना है, ये पहले ज्ञात करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग किराया आएगा तभी हमें गायों की संख्या और महीने की संख्या के बारे में पता चलेगा। अब राम का किराया 3000 में से राम का किराया कितना है, राम अनुपात है श्याम। अब राम का किराया कितना है पता नहीं और श्याम का किराया कितना है ये भी पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि श्याम को राम से 600 रुपये कम देने पड़ते हैं। राम को अगर x रुपये देने पड़ते हैं, राम का किराया अगर x रुपये है मान लेते हैं, तो श्याम को राम से कितने कम, राम को x रुपये देने पड़ते हैं, इससे कम देने पड़ते हैं। कम का मतलब माइनस कितने 600। श्याम को राम से 600 रुपये कम देने पड़ते हैं। राम का किराया x मान लिया हमने, सवाल में अलग से नहीं दे रखा है लेकिन लाइन में इसका मतलब दे दिया उसने कि 600 रुपये राम को जितने में मिलते हैं उससे 600 रुपये कम श्याम को देने पड़ते हैं। अब राम का किराया कितना है मान लेते हैं x है, उससे 600 रुपये कम यानी x से 600 रुपये कम, x माइनस 600 ये किसका है श्याम का, और दोनों का जोड़ राम और श्याम के किराए का जोड़ कितना दे रखा है सवाल में 3000 रुपये आ गया। तो राम प्लस श्याम दोनों का जोड़ कितना 3000 रुपये। यहाँ भी x और x माइनस 600 इन दोनों का जोड़ कितना बराबर है 3000 रुपये। अब x की संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं और अंक हैं संख्याएँ हैं उनको दाएं पक्ष में ले जाते हैं बराबर के निशान से। x और x कितने हो गए 1x ये 1x ये मिलकर कितने 2x हो गए, 2x बराबर में 3000 हैं तो 3000 ये पड़े हैं और 600 ये बाएं पक्ष में है। अभी इसको जब बराबर के दाएं तरफ यानी 3000 की तरफ ले जाएंगे तो बराबर को जैसे ही क्रॉस करेगा अपना पक्ष चेंज करेगा तो इसका निशान बदल जाएगा। ये यहाँ माइनस के हैं, 600 माइनस के आगे जाने पर ये प्लस के हो जाएंगे, 600 प्लस के हो गए। पहले ये बाएं पक्ष में थे बराबर के, ये बराबर इसके बाएं पक्ष में बायां पक्ष और इस साइड में दायां पक्ष। तो ध्यान से देखिए पहले ये बाएं पक्ष में थे 600, अब ये बराबर का निशान है इसके दाएं पक्ष में आ गए। तो दाएं पक्ष में जैसे ही आएंगे ये निशान चेंज करके आएंगे, निशान पहले माइनस का था प्लस का हो गया। अब 2x बराबर है 3000 और 600 कितने हो गए
3600 और x बराबर x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर x का मान कितना आया 3600 में, आगे लिख रहा हूँ मैं, x का मान ज्ञात करने के लिए बराबर में 3600 है। इस 3600 में भाग लगा दो किसका, x का गुणांक क्या है 2, इसका भाग लगा देते हैं, बराबर कितने आए 1800 रुपये, 18 दूना 36। तो ये x का मान आ गया। x का मान मतलब x कौन था, हमने राम को x माना है, तो राम का किराया कितना 1800 रुपये। अब श्याम का किराया ये देखिए x माइनस 600, राम से 600 रुपये कम, तो ये तो राम है, राम का किराया 1800 आ गया। श्याम का किराया फिर कितना होगा, इससे 600 रुपये कम, राम से 600 रुपये कम का मतलब 1200 रुपये, यही तो है। अब हमारे पास किराया आ चुका है, दोनों का जोड़ करके देख लो 3000 रुपये है। 3000 रुपये कुल किराया था, जिसमें से राम का किराया 1800 रुपये और श्याम का किराया कितना 1200 रुपये। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल में लिखा है 300 प्रति माह की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिए, कितने माह तक 10 माह, कुल महीने 10 हैं। इसमें राम की गायें 10 गायें 9 महीने के लिए चरती हैं, राम की गायें 9 महीने के लिए चरती हैं। श्याम की गायें शेष माह के लिए, शेष कितना बचा 10 में से 10 महीने, कुल समय कितना था 10 महीने, इसमें से 9 महीने राम ने गायें चरा ली, शेष माह कितना 1 महीना और बचा है। कुल महीने 10 थे, उसमें से 9 महीने राम ने चराई गायें, शेष महीने शेष कितना बचा 10 में से 9 घटा दो 1 माह है। 1 महीने के लिए गायें चराता है कौन, श्याम, जबकि श्याम का किराया है 1200 रुपये, और राम 10 गायें चराता है 9 महीने के लिए और किराया देता है 1800 रुपये। राम 10 गायें 9 महीने के लिए चराता है, 1800 रुपये किराया देता है। श्याम 1 महीने के लिए पता नहीं कितनी गायें हैं चराता है और 1200 रुपये किराया देता है। अगली स्लाइड पर मैं बता रहा हूँ इसको। राम और श्याम, राम बट्टे श्याम ऐसे लिख दो, चाहे अनुपात के रूप में वैसे भी लिख सकते हैं, ये भी अनुपात होता है। राम ने 1800 रुपये किराया दिया और श्याम ने 1200 रुपये किराया दिया। 3000 में यही तो दिए थे, 3000 में से राम ने 1800 रुपये दिए और श्याम ने 1200 रुपये। राम ने 10 गायें चराई थी, कितनी गायें 10 गायें चराई थी, कितने समय के लिए 9 महीने के लिए। राम ने 10 गायें चराई थी 9 महीने के लिए। श्याम ने शेष समय के लिए, अर्थात 10 महीने कुल समय दे रखा था, उसमें शेष समय 9 महीने तो राम ने चरा लिया, अब शेष बचा 1 महीना, उसके लिए गायें चराई हैं, पता नहीं कितनी गायें, इसको भी हम x मान सकते हैं, a मान लो, b मान लो, चाहे कुछ भी x मान लिया एक बार। ये 10 गायें हैं दोस्तों, इसको महीने मत समझ लेना, ये कंफ्यूज करने के लिए 10 गायें दी हैं प्रश्न में। तो ये 10 गायें हैं और 9 महीने, ये समय, ये गाय, ये x गाय है और 1 समय महीना। तो इस प्रकार लिख दिया, दोबारा से लिखो इनको, 1800 बटे 1200 बराबर 10 का और 9 का गुणा करो 90 बट्टे x का 1 का गुणा करो, x 1 का x, बीच में बराबर का निशान दोनों तरफ साधारण भिन्न हो, बीच में बराबर का निशान हो और दोनों तरफ भिन्न हो, चाहे वो साधारण है या उचित अनुचित जो भी है, भिन्न हो, तो वज्र गुणन विधि द्वारा दोनों का हल किया जाता है। दोनों पक्षों को हल करने के लिए वज्र गुणन अर्थात 1800 का गुणा x से 90 का गुणा 1200 से इस प्रकार से गुणा किया जाता है। 1800 का x से गुणा किया तो कितना आया 1800x,
बराबर है 1200 का 90 से गुणा कर दो, 1200 गुणा 90। x बराबर है, x का मान ज्ञात करना है। हमें श्याम ने कितनी गायें चराई थी ये हमने x माना था, इसी का मान ज्ञात करना। 1200 गुणा 90, इसमें भाग लगा दो किसका, x का गुणा क्या है 1800, इसका भाग लगा देते हैं। ये कटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 से कटते हैं, 18 पंजे 90, 18 का 90 में भाग जाता है, 18 पंजे 90। अब 12 का 5 से गुणा करो, 12 बचा है और 5 बचा है, तो 12 पंजे 60। इस प्रकार से श्याम ने कितनी गायें चराई थी, 60 गायें चराई थी। श्याम ने 60 गायें चराई, राम ने 10 गायें चराई। राम ने 10 गायें 9 महीने के लिए, जबकि श्याम ने 60 गायें 1 महीने के लिए। इस प्रकार थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्न सही सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उलझन पैदा करने के लिए वो करते हैं, लेकिन हमें उलझना नहीं है। अगला और आखिरी सवाल देखिए, ABCD ने मिलकर एक तरह का किराए पर लिया। इसमें A ने 18 गायें 4 महीने के लिए चराई, B ने 25 गायें 2 महीने के लिए चराई, C ने 28 गायें 5 महीने के लिए, जबकि D ने 21 गायें 3 महीने के लिए चराई। अलग अलग दे दिया। यदि कुल किराए में A का भाग 360 रुपये है तो चरागाह का कुल किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार आता है दोस्तों। यहाँ मैंने शुरू में बोला था जिसका मान ज्ञात करना है, एक तो वो अनुपात और एक मान दिया हुआ होता है वो अनुपात। जो दे रखा है वो हमेशा नीचे रखा जाता है। यहाँ पहले तो अनुपात, सरल अनुपात याद कर लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A ने 18 गायें 4 महीने के लिए, तो गुणा कर दो। अलग अलग समय अलग अलग पूंजी, उस तरीके से है ये। 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 का 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 में सीधा लिख रहा हूँ। अनुपात B ने 25 गायें 2 महीने के लिए, 25 दुआ 50। अनुपात C ने 28 गायें 5 महीने के लिए, 5 8 40 और 5 दुआ 10 और 4 14, 28 5 140। और D ने 21 गायें 3 महीने के लिए, तो 21 तिया 63। अब अगर कटते हैं तो काट दो, वरना इतना ही पड़ा रहने दो। इनका योग देखिए, अनुपातों का योग बराबर है 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 63 बराबर कितना आ गया। इनका जोड़ आ गया 3 2 5 6 4 10 7 17 5 22 2 1 3 325 इनका योग आ गया। और ये तो कुल अनुपात। और यहाँ देखिए A का भाग 360 रुपये, A का मान दे रखा है, A का किराया तो हमें ज्ञात करना कुल किराया। अब कुल ज्ञात करना है। मैंने शुरू में बोला था अगर कुल ज्ञात करना है तो कुल अनुपात ऊपर है। यहाँ कुल किराया ज्ञात करना है, तो कुल अनुपात देखिए कितना है। अनुपातों का योग 325, कुल अनुपात है 325।
ये ध्यान रखना है, हमेशा कुल अनुपात नीचे लिखने की आदत पड़ जाती है कई बार हमें, तो ऐसा नहीं करना है। अब ए का भाग दे रखा है, जिसका मान दे रखा है वो अनुपात नीचे। अब यहाँ ए का भाग दे रखा है तो 72, 50, 140 और 63 में से सिर्फ ए का अनुपात हमें नीचे लिखना है। कितना? 72 है। अगर बी का दे रखा होता तो बी का लिखते, अगर डी का दे रखा होता तो डी का लिख दे। यहाँ ए का भाग दे रखा है तो ए का अनुपात नीचे, और कुल ज्ञात करना है तो कुल अनुपात ऊपर, गुणा जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख दो। संख्या क्या है? 360। 360 लिख दिया। ये कटते हैं ना, 72 5 360, 5 का 325 से गुणा करते हैं तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, 1625 रुपये उस चरागाह का कुल किराया आ गया दोस्तों। इस प्रकार से हमने साझा से संबंधित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी तरीके से प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न चुनते हुए, चयन करते हुए ये साझा प्रश्नावली और इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं, ये सारा का सारा मैटर हमने इस एक ही वीडियो में समझ लिया है। और मात्र 50 मिनट में ये पूरा हमारा कंप्लीट। इसके अलावा सिर्फ हमें अभ्यास की आवश्यकता है और कुछ भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसको 1-2 बार और देख लेना, साझे से संबंधित कभी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना।